वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमेशा की तरह। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमें हर कोई बोलता है, हर कोच बोलता है, ट्रेनर बोलता है कि ज़्यादा देर वर्कआउट करने से मसल ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम इसको समझेंगे एक्चुअल में क्या ऐसा है कि अगर हम बहुत देर तक वर्कआउट करेंगे तो हमारा मसल ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या एक्सेस कार्डियो से भी हमारा वर्कआउट, एक्सेस कार्डियो करने से भी या एरोबिक एक्सरसाइज करने से भी हमारा मसल ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है? एक्चुअल में इसके पीछे की साइंस क्या है, रियल साइंस क्या है, उसको आज हम समझेंगे। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक, इस ये कहीं ना कहीं आपके ACPT से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको मैं एक्स्ट्रा भी सिखाऊं और खासकर ACPT का कुछ कंटेंट भी आपको साथ साथ इसके लेके चलूँ। तो देखते हैं गाइस क्या है कैसे। देखो, सबसे पहली चीज़ आप समझो, आप सभी को बहुत बेसिक सी चीज़ पता है कि जो हमारी बॉडी का प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है? वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शॉर्ट में कार्ब्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी अगर किसी चीज़ को यूज़ करेगी एनर्जी के तौर पे तो वो कार्बोहाइड्रेट क्यों करेगी? तो सबसे पहले चीज़ तो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शुगर से मिलके बनते हैं। हमारी बॉडी जिस शुगर को यूज़ करती है एनर्जी के तौर पर, वो है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। अगर आप लोगों को नहीं पता मोनोसेक्राइड है क्या, तो सिंपल सा समझिए, एक एक सिंपल चेन ऑफ शुगर, मोनोसेक्राइड। ठीक है, अब इसके अंदर मोनोसेक्राइड टाइप की शुगर है, ठीक है, या बोल सकते हो आपका एक मॉलिक्यूल है जो एक एनर्जी का मॉलिक्यूल, जो आपको ATP देता है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी इसी को ही एनर्जी के तौर पे यूज करती है जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। मतलब कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट में बात करते हो तो मोनोसेक्राइड भी तीन तरह के होते हैं, सब सभी को पता होगा। आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। तो जो आपका ये जो फ्रक्टोज है ये फ्रूट शुगर है। ठीक है, इसी तरीके से जो ग्लूकोज है ये आपका मोस्ट ऑफ जो आपका अगर देखो जो ग्रेन्स वगैरह है उससे आपको मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का भी आप ये समझ सकते हो कि जो आपको ग्लूकोज, जो आप जिसकी ग्लूकोज की आप बात करो, ये जो मोनोसेक्राइड है ये आपकी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है। मतलब इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट मील कंज्यूम करता हूँ जिसके अंदर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कोई फूड कंज्यूम कर रहा हूँ, उसके अंदर फ्रक्टोज भी है और कुछ अमाउंट के अंदर ग्लूकोज भी है, मतलब जो शुगर जिससे कार्बोहाइड्रेट बना है। ठीक है, अब मैं उसको कंज्यूम करूंगा तो क्या होगा, तो मेरी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल में पहले ब्रेक डाउन होगा, इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब कि अगर हमने जो कॉम्प्लेक्स मील कंज्यूम करी, जब वो सिंपल फॉर्म में अपना ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेस्ट होकर जब हमारा फूड एब्जॉर्ब होगा तो होगा क्या कि हमारा फ्रक्टोज शुगर, ग्लूकोज शुगर वो आपके ब्लड में जाने लगेगी। अब होगा क्या कि ब्लड के अंदर अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मतलब बॉडी को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो पहले बॉडी टारगेट करेगी ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज सबसे पहले लिवर के पास जाएंगे, फिर लिवर इन्हें भेजेगा जहां जहां पे चाहिए। लेकिन फ्रक्टोज को बॉडी एज ए एनर्जी सोर्स यूज नहीं कर सकती, तो बॉडी पहले क्या करेगी, पहले फ्रक्टोज को कन्वर्ट करेगी। तो ये बस बेसिक चीज आपको बतानी है कि हमारी बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज, जो कि एक मॉलिक्यूल है एनर्जी बनाने के लिए, जो कि एक एनर्जी बनाने के लिए आपको हेल्प करता है। एनर्जी क्या? ATP। अब होता क्या है कि अब हमारी बॉडी में मान लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इनफ कार्बोहाइड्रेट, या बोल सकते हो कि ग्लाइकोजन नहीं है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो आप सभी को पता है ग्लूकोज है। ठीक है, और जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या एनारोबिक ट्रेनिंग करते हैं तब हमारी बॉडी इस एनर्जी सोर्स से क्या करती है? एनर्जी लेती है। तो बहुत सारे मिथ भी इसके रिलेटेड कि अगर आप प्री वर्कआउट में कोई मील कंज्यूम करोगे तो उससे आपका वर्कआउट में बेनिफिट होगा। एक्चुअली होता क्या है कि वो आपका सिर्फ साइकोलॉजिकल आपको हेल्प करता है। जब आपके ब्लड के अंदर शुगर होती है तो आपको फील होता है कि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी है। अदरवाइज आपके जो मसल के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वही आपको यूज हो रहा है उस टाइम पर्टिकुलर वर्कआउट के अंदर। वरना तो सोचो, जो लोग अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं विदाउट कोई मील कंज्यूम करे तो वो अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन पहले से ही। तो उस चीज की वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, मान लो हमारी बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज खत्म हो चुका है बॉडी के अंदर, ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुका है, ग्लूकोज खत्म हो चुका है। ऐसे जनरली कब होगा? मान लो हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग करते करते मैं अच्छी एक मॉडरेट इंटेंसिटी पर अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मॉडरेट इंटेंसिटी पे अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मॉडरेट से अगर हाई मान लेते हैं, हाई इंटेंसिटी से अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो लगभग मेरा जो ग्लाइकोजन वो 90 से 45 मिनट के अंदर डिप्लीट हो सकता है। अगर मैं हाई इंटेंसिटी पे करूंगा तो 45 मिनट्स के अंदर डिप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज अगर मॉडरेट भी करूंगा तो 90 मिनट्स के अंदर अप टू क्या हो जाएगा? डिप्लीट हो चुका, पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं उस एक्टिविटी को, अब जाहिर सी बात है जब बॉडी के पास एनर्जी नहीं है तो इंटेंसिटी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। अब वो परफॉर्मेंस आप दे नहीं पाओगे जब देना चाहते हो। लेकिन फिर भी मैं उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करता हूँ। अगर आप इसको इस तरीके समझें, अगर मैं 90 मिनट्स या एक 90 मिनट बोल सकते हो आप, 90 मिनट ज़्यादा बेटर रहेगा। 90 मिनट से ज़्यादा अगर मैं किसी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहा हूँ तो होगा क्या? अब मेरी बॉडी के पास ग्लूकोज तो है नहीं। ठीक है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? बॉडी को ग्लूकोज तो चाहिए। तो बॉडी क्या करेगी उस केस के अंदर? उसके पास दो ऑप्शन है
या तो फैट को मेटाबोलाइज करे या फिर वो ग्लूकोज को या फिर वो प्रोटीन को मेटाबोलाइज करे, मतलब उसका ब्रेक डाउन करे। तो मैंने क्या बोला, अब बॉडी के पास दो ऑप्शन है, ये नहीं है तो बॉडी के पास अब दो ऑप्शन है, या तो फैट को मेटाबोलाइज करना स्टार्ट करे या फिर प्रोटीन को। अब आप लोग सोचोगे तो फिर बॉडी तो सबसे पहले फैट को मेटाबोलाइज करेगी अगर हम इसी सेम इंटेंसिटी पे वर्कआउट को कंटिन्यू रखेंगे तो बट ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूँ क्यों। देखो, आपको पता होना चाहिए कि एरोबिक और एनारोबिक भी कोई चीज होती है। एरोबिक प्रोसेस वो होता है जहां पर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी बन रही है। जब भी हम वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, खासकर मॉडरेट इंटेंसिटी पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी बॉडी एनारोबिकली वर्क करती है, ठीक है। तो होगा क्या स्पेसिफिकली, अब यहाँ पर जो एरोबिक प्रोसेस होता है उसके अंदर आपका होता है, वहां पर बॉडी फैट को भी यूज करती है, ग्लूकोज को भी यूज करती है एनर्जी के सोर्स पे, बट फैट को मेटाबोलाइज करना ज्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू ग्लूकोज। फैट को मेटाबोलाइज करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, पहले तो फैट को मेटाबोलाइज करने में, मतलब उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में। और ये प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एनर्जी तो बनेगी, ज्यादा बनेगी बॉडी में, बहुत धीरे 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 बनेगी, लेकिन आपको चाहिए एनर्जी ज्यादा, क्योंकि आपकी जो इंटेंसिटी है वो आपने मॉडरेट से हाई के बीच में रखी है, बिल्कुल लो इंटेंसिटी पे नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी के लिए जो थोड़ा ईजी होगा टास्क एनर्जी बनाने के लिए, वो होगा प्रोटीन। अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी प्रोटीन को कन्वर्ट करेगी, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज के अंदर। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, अगर आप ध्यान से एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देखते हो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, नोटिस करो दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क क्या है कि जो प्रोटीन या एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप होता है। तो असल में प्रोटीन के अगर आप कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप लगा देते हो, मतलब सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर में अब एक एक्स्ट्रा एमिनो एसिड ऐड हो जाता है, तो वो असल में वो क्या बन जाता है, वही आपका एमिनो एसिड बन जाता है। तो एमिनो एसिड और प्रोटीन एक ही चीज है, बस फर्क क्या है कि एक एमिनो ग्रुप का डिफरेंस है। तो एमिनो एसिड जो एमिनो जो ग्रुप है, जब अब होगा क्या, जब बॉडी को नीड है, किसकी नीड है, बॉडी को नीड है आपके एनर्जी की, ग्लूकोज की। तो उस केस में क्या होगा, प्रोटीन, आपका जो मसल प्रोटीन है, स्पेशली आपके ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से मसल ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा, मसल ब्रेक डाउन, स्पेशली आपके ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होंगे। और ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपके लिवर में। और जब ये लिवर में जाएंगे, लिवर में जाने के बाद वहां पर एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं डीएमिनेशन, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं एमिनो ग्रुप का हटना, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड्स का टूटना। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, जो आपका प्रोटीन है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, या बोल सकते हो आपका एमिनो एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो चुका है, ग्लूकोज के अंदर। अब ये जो ग्लूकोज है ये आपको फर्दर आगे एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, क्या प्रोवाइड कराएगा, आगे फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एटीपी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। लेकिन जो आपको समझने वाली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स को छोड़ के अगर किसी और सोर्स से ग्लूकोज बनता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को आपने छोड़ दिया, किसी अगर और सोर्स अगर ग्लूकोज बने, चाहे वो प्रोटीन से बने चाहे वो आपका फैट से बने, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ग्लूकोनियोजिनेसिस। जिनेसिस वर्ड का मतलब होता है सिंथेसिस, बनना। तो यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है विदाउट कार्बोहाइड्रेट। अब आप लोग ये सोच रहे होगे सर अच्छा आपने एक चीज समझा दी बहुत अच्छे तरीके से, वो क्या कि पहली चीज तो हमारी बॉडी का प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर भी स्पेशली ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड जो है, ग्लूकोज को हमारी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर कोई अदर शुगर होगी मोनोसेक्राइड्स के अंदर, जैसे फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, पहले बॉडी इसको कन्वर्ट करिए ग्लूकोज के अंदर, वो फंक्शन कहाँ पे होगा, लिवर के पास। फिर लिवर उन्हें वहां पहुंचाए जहाँ पे जरूरत है। और जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी, स्पेशली जब हम एनारोबिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो हमारी बॉडी जो ज्यादा जो एनर्जी यूज करती है वो किसे यूज कर रही होती है, वो हमारे स्टोर्ड ग्लाइकोजन्स को यूज करती है, ठीक है, ना कि जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर है, मतलब कि जो हमने मील अभी कंज्यूम करी 1-2 घंटे पहले, आप ऐसे बोल सकते हो। तो जो हमारी बॉडी के अंदर 24 से 48 घंटे पहले जो स्टोर हुआ ग्लाइकोजन, उसको हमारी बॉडी यूज करती है। अगर वो डिप्लीट हो जाएगा, वो डिप्लीट कब होगा, अगर हम मॉडरेट इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी पे वेट ट्रेनिंग या कोई भी एनारोबिक एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि एनारोबिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जहां पर विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी बनती है। तो होगा क्या, उस केस के अंदर हमारी बॉडी 90 मिनट्स के अंदर मैक्स टू मैक्स ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाएगा। अगर हम उसी इंटेंसिटी को अगर हम सस्टेन करने की कोशिश करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, इंटेंसिटी कम हो क्योंकि एनर्जी कम हो चुकी है, फिर भी अगर हम उस एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग टाइम तक करें तो हमारा मसल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब बॉडी के पास चॉइस नहीं है कि एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट से ले, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ही नहीं है, ग्लूकोज बोल सकते हो। तो बॉडी के पास 2 ऑप्शन बचे, फैट या प्रोटीन। तो फैट तो मुश्किल है, तो फैट को ब्रेक डाउन करने में वैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। दूसरी चीज, फैट एनर्जी तो देगा, बहुत स्लो देगा, और हमें चाहिए जल्दी,
क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा। तो प्रोटीन से जब एनर्जी बनेगी तो उसी को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, जहाँ पर क्या होगा, आपका जो प्रोटीन है या एमिनो एसिड्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे आपके, और एमिनो ग्रुप हट जाएगा और खाली कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट की चेन रह जाएगी, और वो कार्बोहाइड्रेट की चेन आपके कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज के अंदर। तो ये होता है जब आप एक्सेस वेट ट्रेनिंग वगैरह, मतलब अपनी किसी भी एनारोबिक एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग टाइम तक करते हो। अब बहुत से लोग होते हैं, आप लोग कहते हो जिम्स के अंदर की एक कि फलाना ट्रेनर है, एक वो है बहुत 2-2 ढाई-3 घंटे वर्कआउट करता है, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, उसका वहां पर मसल ब्रेकडाउन, मतलब वो उसकी तो बॉडी बन रही है। तो यहाँ पर खाली एक फैक्टर नहीं है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जितना अगर मान लेते हैं कि वो उसकी बॉडी, यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर होता है साथ जो मेन फैक्टर होता है, लेकिन जितना अगर मान लो अगर वो 1-2 घंटे तक वर्कआउट कर रहा है तो जेनेटिक उसकी हो सकता है अच्छी हो, जिसकी वजह से जो उसका मसल ब्रेकडाउन हो रहा है उसको वो मसल ब्रेकडाउन जल्दी रिपेयर भी हो पा रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा होने की वजह से, उसका रेस्ट अच्छा होने की वजह से। तो अगर आप सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली समझो, तो अगर आप एक हेल्दी वे में या बोल सकते हैं एक राइट अप्रोच के साथ अगर मसल पुट ऑन करना चाहते हो तो अपना वर्कआउट सेशन 45 से 1 आवर के बीच में रखो, ठीक है। ये मैंने बोला वर्कआउट इन द सेंस कि यहाँ पर वेट ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, एनारोबिक एक्टिविटी को। अगर कुछ लोग होते हैं जैसे वेट ट्रेनिंग करने के बाद अपना नॉर्मल जॉगिंग या कार साइकिलिंग वगैरह करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो बहुत लाइट इंटेंसिटी पे उसको परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर बॉडी उस टाइम पे अगर बहुत लाइट इंटेंसिटी है तो बॉडी उस टाइम पे ग्लूकोज को प्रोटीन को टारगेट नहीं करेगी, उस टाइम बॉडी टारगेट किसको करेगी, फैट्स को, क्योंकि हमें स्लो एनर्जी चाहिए लॉन्ग टर्म तक। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एनारोबिकली जो आपको एनर्जी मिलती है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिल सकती है, ठीक है, ग्लूकोज आपका प्रोटीन या फैट से नहीं मिलती है। जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, ध्यान सुनना, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा और जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो फिर उसके बाद वो एनर्जी देगा, लेकिन वो एनर्जी कहाँ बनेगी पता है आपको, एनर्जी बनेगी आपकी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनती है, मतलब कि वहां पर ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बनेगी। तो जो ग्लूकोज है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और ब्रेक डाउन होगा, और फिर क्या देगा आपको, एनर्जी, एटीपी देगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी तो मिलेगी लेकिन स्लो मिलेगी यहाँ पे कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए वजह से आप एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग तक सेम इंटेंसिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हो। तो जितनी अच्छी स्ट्रेंथ हम कार्बोहाइड्रेट सोर्स, कार्बोहाइड्रेट पे, मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तब हम अच्छी स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं या अच्छी परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस बोलेंगे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं कर सकते, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम वर्कआउट को करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुके हैं। तो ये है साइंस बिहाइंड कि प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर लॉन्ग इंटरवल की ट्रेनिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन की इंटेंसिटी ट्रेनिंग करो, लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करोगे मॉडर्न इंटेंसिटी पे भी, तो भी आपका मसल ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। सो गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगी होगी, और नहीं लगी तो मुझे बताना कि मैं उसमें और क्या इंप्रूव करूँ। तो आप सभी जानते हैं, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो भी एडवाइस देनी हो आप दे सकते हो मुझे। आपको लगता है कि सर यहाँ पे अपना इसको थोड़ा करेक्ट करिए, तो मैं करेक्ट करता हूँ। अभी जैसे एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, ठीक है, उस पे था, मैंने वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन के बीच में डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस है। मैंने कहीं नहीं बोला इस वीडियो के अंदर कि वे प्रोटीन ज्यादा बेटर है, कैसीन प्रोटीन ज्यादा बेटर है। मैंने ये बोला है कि वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन, फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस पर, ठीक है। तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग आपको ही हो, एक बार मैं दोबारा वीडियो चेक करूँ, हो सकता है मैंने कहीं पे आप, मतलब मैंने कुछ और बोला, आपको कुछ और समझ में आया। बाकी अच्छा लगता है कि आप लोग करेक्ट करते हो, वैसे ही करेक्ट करते रहो। और हाँ, एक चीज और, अब मैं आपको एक लास्ट और इन्फॉर्मेशन देके क्लास को ओवर करता हूँ। 13 मई से हमारा एसीपीटी का बैच स्टार्ट, आप सभी को पता है, और इस बैच को मैं पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेरा लास्ट बैच है इस साल का। इस साल में यही मेरा एक बैच होगा, इसके बाद में और कोई बैच नहीं लेने वाला, एक साल तक मेरा कोई और बैच नहीं होने वाला। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि यार सर से पढ़ना मतलब मुझसे पढ़ना है, और सीरियस हो अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लीजिए। बहुत अच्छे अमाउंट के अंदर आपको कोर्स मिल रहा है, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। मैंने काफी चीजें अब नई ऐड करी बैच के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, जो फी के हिसाब से चीजें ऐड करी जाती है। तो 20,000 रुपीज का बैच है। अब आप मुझसे कहो कि सर थोड़ा कुछ ऑफर दे दीजिए, तो ऑफर सुन लो। अगर आप कंप्लीट पेमेंट करते हो, ठीक है, तो ये जो आपका 20,000 रुपीज का बैच है, इसके अंदर आपको इंक्लूड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वो जो भी फ्यूचर में टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो आपको इसमें मिलेगी। उसका अभी तो अमाउंट 3,000, लेकिन बाद में बढ़ेगा। तो टेस्ट सीरीज आप ये समझ लीजिए लगभग 5,000 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको इसी में इंक्लूड हो गई है। तो 5,000 का और आपका बेनिफिट हो गया। और अगर एक और बताऊं बेनिफिट, एक और बेनिफिट ये सुन लो, अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो, एक बार में पेमेंट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कूपन कोड्स मिलेंगे। वो कूपन कोड्स होंगे आपके बनाए हुए, मतलब आपके लिए बनाए हुए। उसमें क्या होगा, आपको जो कूपन कोड है, अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हो और वो आपको कूपन कोड के थ्रू पेमेंट करता है, वो भी सेम वन टाइम पेमेंट करता है एक बार में, तो 2,000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, मतलब 2,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे और 2,000 का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा।
फिर आप चाहो उस कूपन कोड को आगे यूज कर सकते हो, मतलब कि कितने भी लोगों के साथ उसको यूज कर सकते हो, जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपको 2-2 हज़ार रुपए आपको रिफंड आपको मिलते रहेंगे, तो आपके अकाउंट में आने लगेंगे। लेकिन ये कब होगा, कूपन कोड कब मिलेगा, जब आप खुद पहले एनरोल करोगे, उसके बाद आपके कूपन कोड्स बनेंगे, देन उसके बाद आपको ये बेनिफिट होगा। अगर आप 10 पेमेंट करा देते हो या कर 10 लोगों को, मतलब सिंपल सा 10 लोगों को एनरोल करवा देते हो, तो होगा क्या, आपको फ्री हो गया बैच। तो अगर आपको कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो अच्छा तरीका है। हम जैसे स्कूल्स में या खासकर ट्यूशन वगैरह में हम करते थे, तो कि हम क्या करते, रेफर कर देते थे, तो हमें क्या होता था, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता था। तो यही सेम चीज़ है। तो अगर गाइस फ्यूचर अपने करियर को लेकर सीरियस हो और इतनी अच्छी सर्टिफिकेशन है, इस डिमांड है मार्केट के अंदर, तो ज़्यादा मत सोचो, ज्वाइन करो। ठीक है, मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ और ये लास्ट बैच है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लास्ट बैच मैं ही पढ़ाऊंगा। और उसके बाद जो भी बैच स्टार्ट होगा, सबसे पहले उसकी फीस ज़्यादा होगी इन सभी बैचेस से, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए फीस कम है। दूसरा, क्वालिटी भी इससे ज़्यादा बेटर होगी, तो जाहिर ज़्यादा फीस ज़्यादा होगी तो क्वालिटी भी बेटर होगी। अभी आपको देखना है कि आपको मुझसे पढ़ना है या किसी और से पढ़ना है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अगर BFI से नहीं पढ़ना, कहीं और पढ़ना, तो वहां भी आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे कोई बंदा 1 लाख में पढ़ा है, कोई आपको 20,000 में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको किसका पढ़ाया वो समझ में आ रहा है। ठीक है, जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है उससे जाके पढ़िए और अपने करियर में आगे बढ़िए। ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अगर अभी कदम रख दिया तो बाद में तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसी दिन अपनी स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा और मैं कितना अर्न करता हूँ, ये सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को एक गाइडेंस मिले, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ, फिटनेस इंडस्ट्री में कितना पैसा और मैंने कितना अर्न किया। ठीक है, काफी वीडियोस वैसे मैंने इसके ऊपर बना भी रखी, जाकर वो भी देखना। ठीक है, तो गाइज यही थी आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।